आपको बता दें कि बस्तर आज इतिहास रचने जा रहा है। देश में पहली बार एक साथ 200 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल रहे हैं। सरकार की लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील के बाद में नक्सलवाद के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। माड़ डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। ट्रायल कमेटी मेंबर वासुदेव राव के नेतृत्व में नक्सली जगदलपुर पुलिस लाइन में सीएम विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियार डालेंगे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और अन्य कैडर के माओवादी भी शामिल हैं। तो 200 से ज्यादा माओवादी हथियार डालेंगे। सीएम विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियार डालेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर देखने को मिल रहा है। बस्तर आज अपना इतिहास रचने जा रहा है। 5 बसों में पहुंचे जगदलपुर। 200 से ज्यादा माओवादी हथियार डालेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि आज बस्तर किस तरह से अपना इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में यहां पर माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 5 बसों में पहुंचे हैं जगदलपुर। लगातार आत्मसमर्पण की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री के सामने यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियारों को डालेंगे। सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ा इतिहास यहां पर बस्तर रचने जा रहा है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से तमाम यहां पर नक्सल खुद हथियार डाल करके समर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी और ज्यादा जानकारी के लिए आरव राजपुरोहित संवाददाता हमारे साथ में सीधा बस्तर से जुड़ चुके हैं। आरव, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वाकई में एक बड़े इतिहास को रच देने वाली ये तस्वीरें। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी नुपुर जी, मैं बता देता हूं कि ये आज इतिहास बन रहा है और ये आज भारत के इतिहास में आज देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत है जो माओवाद के खिलाफ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और यहाँ पर संविधान पे भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि जो लाल तक दशकों से यहाँ पर काबिज था, आज वैसी माओवाद का अंत हो रहा है। मार डिवीजन के जो वहाँ पर डीसीएम रुपेश और उनके साथियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहीं अभी पुलिस के एडीजी, डीजी और पुलिस के आला अधिकारियों के सामने जगदलपुर के अंदर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण की ये पहल दिखाती है कि अब भारत के अंदर बंदूक के दम पे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बंदूकधारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार का जो पुनर्वास नीति थी वो काम कर रही है। पुनर्वास नीति के तहत इनको फायदा भी मिलेगा, नौकरी की भी मिलेगी और जो इनकी बात है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए बंदूक किसी भी दम पर, जो कहा था कि बंदूक के दम पर जो लोग यहाँ पर भारत के अंदर न्याय तंत्र को काबिज करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। जी नुपुर जी। बिल्कुल आरव, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर 3 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। सरकार की बड़ी सफलता, साथ में जिन नक्सलों ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया कहीं ना कहीं अब उनका विकास भी हो पाएगा। तीसरी बात, जो लोग जो आमजन छत्तीसगढ़ जाने से कतराते थे, सुरक्षा के लिहाज से घबराते थे और कहीं ना कहीं अब सेफ्टी भी वहां पर देखने को मिलेगी। ये तीनों फैक्टर शायद अब देखने को मिलेंगे। आरव नुपुर जी, मैं बता देता हूं कि देखिए छत्तीसगढ़ अगर पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यटक के इतने स्रोत है यहाँ पर बहुत ज्यादा। जो लोग कतराते थे आज लोगों की यहाँ पर आना होगा, जहाँ से यहाँ के लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखा जाए तो जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इनको कई प्राइवेट कंपनियां हायर करेगी, तो यहाँ पर सरकार भी इनके लिए जो पुनर्वास नीति के तहत नौकरी का, काम का, जगह का और मकान की व्यवस्था कर रही है। तीसरी बात, जो सरकार ये बोल रही है कि बंदूक के दम पे नहीं टेबल पे बैठ के बात कीजिए, तो वो भी पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नक्सलियों
नक्सलियों से सीधा संवाद करेंगे अभी 1:30 बजे, और वो बोलेंगे आपको तकलीफ क्या, जो भी चीज होगी उनको एक टेबल पे बैठ के रेड कारपेट के साथ स्वागत के साथ में इनसे बातचीत की जाएगी। जो नक्सल इतिहास था वो कहीं ना कहीं आज मार्च की जो कमेटी थी वो यहाँ पर सरेंडर कर रही है। इससे यही समझ में आता है कि सरकार की जो नीति है और जो नीयत है वो काफी सटीक है, और नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। जी नूपुर जी, बिल्कुल, नीति और नियत यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले भी आत्मसमर्पण की तस्वीरें देखी और आज बड़ी तादाद में ये तस्वीरें और देखने को मिल रही है। क्या आने वाले वक्त में और ये आंकड़ा बढ़ सकता है आरव? जी अभी नक्सली कमांडर रूपेश से जब बातचीत हो रही थी तो हमारे मीडिया के साथी बातचीत कर रहे थे। रूपेश का यही कहना था कि अभी जो उनके साथी जो पीछे रहे हैं, जो खोखली विचारधारा के अंदर फंसे हुए हैं, उनका भी 10 से 15 दिन के अंदर आत्मसमर्पण हो सकता है। मैं बता देता हूं, इससे पहले जो सीसीएम कमेटी मेंबर था उसका गढ़चिरौली के अंदर 7 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण करना, कल कांकेर में 50 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण करना, सुकमा में 27 माओवादियों के साथ में आत्मसमर्पण करना, और आज सैकड़ों की संख्या में जगदलपुर में आत्मसमर्पण करना, ये सीधा और साफ सटीक दिखाता है कि यहाँ पर जो नीयत है इनकी नक्सलियों की खोखली विचारधारा वो खत्म हो रही है, और सरकार की जो नीति और पुनर्वास नीति वो यहाँ पर काम कर रही है। उसी फैक्टर के तहत माओवादी यहाँ पर रिश्ते में नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर देखने को मिल रहा है। आज बस्तर इतिहास रचने जा रहा है। और अब जयपुर से खबर, राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मुलाकात की है। उच्च शिक्षा के उन्नयन संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा उन्होंने की है। तो जयपुर यानी कि राजधानी से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट रहे जिन पर चर्चा उन्होंने की है। अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन पर अपना भरोसा जताया है। लंबे इंतजार के बाद में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अंता उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के अब पूरे आसार है। स्थानीय और लो प्रोफाइल नेता की छवि के साथ में मोरपाल माने जाते हैं, जातीय समीकरण में एकदम फिट बैठते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। मोरपाल सुमन की तस्वीरें आप देख लीजिए। कहा जा रहा है, जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे के भी ये नजदीकी माने जाते हैं। जो लगातार स्थानीय बनाम बाहरी की बात कही जा रही थी, कांग्रेस भी लगातार यह आरोप लगा रही थी कि बीजेपी में देरी की वजह स्थानीय बनाम बाहरी के पेच में फंसी हुई है। लेकिन अब बीजेपी ने बड़ी मशक्कत के साथ में, बहुत गहनता के साथ में चर्चा करके स्थानीय चेहरे को तवज्जो दी है और मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें, ये सैनी समाज से आते हैं। 12 पंचायत समिति के ये प्रधान हैं और ऐसे में काफी लो प्रोफाइल के नेता यहाँ पर ये माने जाते हैं। जब इस कार्ड को बीजेपी ने खेला है तो संदेश साफ है कि स्थानीय को तवज्जो दी जाएगी, साथ ही जातीय समीकरण को भी यहाँ पर तवज्जो दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी ने भले ही इंतजार बहुत करवाया, लेकिन गहनता के साथ में विचार विमर्श किया गया और उसके बाद में तमाम समीकरणों में कौन सा चेहरा फिट बैठता है, उसी चेहरे के नाम पर मोहर लगाई गई है। मोरपाल सुमन के नाम पर यह चेहरा। अब ऐसे में अंता विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है, जहां पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा, जो कि 2008 और 18 में वहां पर चुनाव जीते हैं और एक बार निर्दलीय के तौर पर भी जीते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश गोचर हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंद्र प्रकाश, इस कार्ड को देखने के बाद ये कहना साफ है कि बीजेपी ने भले ही इंतजार करवाया लेकिन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा है। लो प्रोफाइल नेता सैनी समाज से भी आते हैं, जातिगत समीकरण से भी फिट बैठते हैं और कहा जा रहा है वसुंधरा राजे के भी करीबी है। बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे? जी, मोरपाल सुमन वैसे तो अभी वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और माली समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। और दूसरा, सैनी समाज का जो वोट बैंक है उसको देखते हुए भी इनको टिकट दिया गया है। और कांग्रेस का प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई को बना दिया था और एक निर्दलीय के रूप में यहाँ पर नरेश मीणा चुनाव में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साथ ही अंतः चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन कांग्रेस जो लगातार स्थानीय बनाम बाहरी का आरोप लगा रही थी, ऐसे में मोरपाल सुमन को मैदान में उतार कर ये साफ संदेश बीजेपी ने दिया कि हम लोकल चेहरे को ही तवज्जो देंगे। जी, यही कहा जा सकता है कि ये लोकल है और बाहरी का जो कांग्रेस का जो मुद्दा था या बाहरी करते थे वो भी अब शांत हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने सारे समीकरण को देखते हुए मोरपाल सुमन को टिकट दिया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा। बेहद लो प्रोफाइल नेता ये माने जाते हैं, स्थानीय समीकरणों में फिट बैठते हैं, वसुंधरा राजे के भी करीबी माने जाते हैं। लगातार बीजेपी ने बैठकें की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, तमाम दिग्गजों ने बैठकें की और आखिरकार मोरपाल सुमन के नाम पर मुहर लगती है। अब ऐसे में निगाहें टिकी हुई है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। खबर टोक से, जहां पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शुक्रवार को उनियारा उपखंड के ककोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और मरीजों से सीधी बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र में जांच, दवाइयों की उपलब्धता, प्रसव सेवाएं और मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दिया और एएनएम को साफ दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू में पत्नी से अनबन के चलते अपनी 2 साल की मासूम बेटी का अपहरण कर ले जाने वाला पिता पुलिस के बढ़ते दबाव में बच्ची को रिश्तेदारी में छोड़कर फरार हो गया। बाद में आरोपी के माता पिता मासूम को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने बच्ची को उसकी मां को सुपुर्द किया है। पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे उसकी मां आकांक्षा को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो आप देखिए, रिश्तों को शर्म। हेमंत सोनी है जिसकी शादी या झुंझुनू में की हुई है, उसका पत्नी के साथ में विवाह चल रहा है। एक उसकी नाबालिग पत्नी थी जो उसकी पत्नी के पास थी, जो उसके संरक्षण में थी। हेमंत कुमार दिन में 12 बजे करीब आया, जो घर के बाहर खेल रही बच्ची को, जो 2 वर्ष की थी, अपने साथ ले गया था। उसकी पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। और आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद परिसर में आके उसके माँ बाप ने लड़की को थाना पर पेश किया है, जिसको CWC के समक्ष पेश किया है। और अब दौसा की बात कर लेते हैं। रानीवास के फार्म पॉन्ड में पानी में डूबने से महिला और बच्ची की मौत हुई है। फार्म पॉन्ड में सुबह तैरती मिली बच्ची, सूचना पर नांगल राजावतन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और बच्ची को पानी से बाहर निकाला गया। दोनों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर्स ने महिला और बच्ची को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। बाड़मेर से खबर, बाड़मेर में दिखा चोरों का तांडव। कृषि मंडी में 20 से ज्यादा दुकानों के चोरों ने ताले तोड़ दिए हैं। ताले तोड़कर लाखों का माल चुराया। नकदी, ड्राई फ्रूट, केसर सहित कई कीमती सामानों की चोरी की है और दुकानों के ताले तक तोड़ डाले हैं, जिसके चलते वहां पर तमाम व्यापारियों के होश उड़ गए हैं।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। व्यापारियों में मंडी प्रशासन और सुरक्षा ठेकेदार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। चोरी का खुलासा न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली है। मांडल के शाहपुरा चौराहे के पास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की तरफ जा रहा आलू से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर के पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसा दूसरे ट्रक के साइड दबाने से हुआ है, जिससे ट्रेलर चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और सहचालक दोनों ही घायल हुए। सूचना मिलते ही मांडल पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय मांडल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और दूसरे ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। करौली से खबर, कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी की कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में नोटों की खेप बरामद की है। पैंचला चौकी पर पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान कार्रवाई देखने को मिली। एक कार से बरामद की गई 66,94,500 रुपए की राशि। नकदी की गिनती के लिए कोतवाली थाने में मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, और आप देख लीजिए नोट गिनने की मशीन को, थाने में इस मशीन को मंगवाया गया। गदगा चौकी पर एक कार को रोका गया जो संदिग्ध दिखाई दे रहा था। उसको रोकने पर उसने हड़बड़ाया। एक बैग के अंदर पैसे नजर आए, जिनको बारे में पूछा गया इतनी अधिक मात्रा में पैसा कहां से आया। उसने करीब पहले शुरू में 35 लाख होना बताया, लेकिन जब बैग खोलकर देखा गया तो करीब 60 लाख से ऊपर की राशि दिखाई दी। तत्पश्चात उससे पूछा कि इस कारण कहाँ से ला रहे हो, तो कभी कुछ जवाब देता था। संदिग्ध माना जाने पर बैंक से हमने नोट गिनने की मशीन प्राप्त करी और उसे थाने पे लाकर उसके द्वारा राशि। फतेहपुर शहर के बावड़ी गेट बस स्टैंड के पास में स्थित जयंती मार्केट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जब एक युवती ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को बीच सड़क पर ही थप्पड़ जड़ दिए। वीडियो आप खुद देख लीजिए। ये पूरी घटना वहां पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कि महिला किस तरह से तैश में जम करके एक थप्पड़ लगा देती है और वहां पर तमाम लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। भरी भीड़ में महिला थप्पड़ लगाने से कतराती नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार युवक के तहत पहले युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है। शुरुआत में युवती ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक ने दोबारा से अभद्र टिप्पणी की तो युवती ने स्कूटी से उसका पीछा करके उसे रोका और सरेराह थप्पड़ों की बौछार कर दी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया और युवक को वहां से रवाना किया।